वेलकम एवरीवन। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और प्रिपरेशन भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। जैसे कि आपको पता है कि हमने आपसे वादा किया था कि मंडे से एनिमल हस्बेंड्री का सेशन हम स्टार्ट करेंगे। इसमें उन बच्चों के लिए है जो बच्चे बिहार के जो जीविका वैकेंसी में LHS यानी कि स्पेशल लाइवलीहुड स्पेशलिस्ट का वैकेंसी आया है, उसके लिए हम बात करेंगे। उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। वहाँ पे जो सिलेबस दिया हुआ है उस सिलेबस में अगर आप देखेंगे तो सबसे पहला जो सिलेबस है यानी कि स्टार्टिंग जो सिलेबस है वो इंट्रोडक्शन से है कि इंट्रोडक्शन ऑफ एनिमल्स क्या होता है। उसके बाद इंट्रोडक्शन समाप्त होता है तो पोर्शन आ जाता है मैनेजमेंट से। मैनेजमेंट में स्पेशली दिया हुआ है कैटल्स, बुफैलो, उसके साथ साथ गोट, सीप, कैमल और पिग का मैनेजमेंट करना है। ठीक है, तो आज का जो सेशन हमारा रहने वाला है ये पार्ट 1 है। पार्ट 1 में हम क्या देखेंगे, क्लास 1 में हम ये देखेंगे कि इंट्रोडक्शन क्या होने वाला है और पूरे सेशन के दौरान जब तक आपकी एग्ज़ाम न हो जाती है उससे पहले आपको सारा एनिमल हस्बेंड्री और अगर पोर्शन ये भी है कि अदर पोर्शन भी अगर आप चाहते हो कवर कर दे तो मैं कवर कर दूंगा, आप मैसेज कर देना। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन ऑफ एनिमल्स में हम क्या क्या देखेंगे उसको देखते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें लेआउट को कि पूरे सेशन के दौरान हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं उसको देखते हैं। और ये जो भी सेशन मतलब ओरिएंटेड है, मतलब तैयार किया गया है, ये टोटली किस पे बेस है तो लाइवलीहुड स्पेशली जो ऑफिसर है, जो लाइवलीहुड के स्पेशली जो वैकेंसी आया हुआ है उसके लिए। लेआउट में अगर हम बात करें, लेआउट डैट मीन्स कि पूरे सेशन के दौरान हम क्या देखने वाले हैं, आज का ही नहीं बल्कि पूरे एनिमल हस्बेंड्री कैसे कैसे ख़त्म करेंगे। सबसे पहला जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ एनिमल हस्बेंड्री। जनरल इंट्रोडक्शन में एनिमल हस्बेंड्री क्या होता है, क्या इंपॉर्टेंस है, उसका प्रोडक्ट क्या है, क्यों पालते हैं, उसका क्या कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में, ये सारी चीज़ें हम किस में बात करेंगे, जनरल इंट्रोडक्शन में बात करेंगे। फिर उसके बाद टर्मिनोलॉजी आ जाएगा। कुछ ऐसे ऐसे टर्मिनोलॉजी होते हैं जिसको हमें समझना पड़ता है, तो टर्मिनोलॉजी देखेंगे जिसे हिंदी में हम कहते हैं शब्दावली। उसके बाद अगला हम मैनेजमेंट पे बात करेंगे कि मैनेजमेंट क्या होता है, मैनेजमेंट कैसे करते हैं और मैनेजमेंट क्यों करते हैं। ठीक है, उसके बाद ब्रीड की बात करेंगे। नस्ल नस्ल आप देखेंगे सिलेबस में तो वहाँ दिया भी हुआ है, स्पेसिफिक अलग अलग एनिमल्स का दिया हुआ है, तो उस सब का जितना भी दिया हुआ होगा उस सब का देखेंगे, उसके साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा भी देख लेंगे। पाँचवा हमारा लास्ट में आ जाएगा डेयरी फार्म। डेयरी फार्म में हम मिल्क के बारे में देखेंगे कि मिल्क कैसे मतलब प्रोडक्शन कैसे लेते हैं, मिल्क का क्या यूजेज है, मिल्क के कितने स्थान पे इंडिया है, ये सारी चीज़ें हम किस में बात करेंगे, डेयरी फार्म में बात करेंगे। ठीक है, सेशन को स्टार्ट करें। और हाँ, जो भी स्टूडेंट अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे क्या होगा कि जो भी चीज़ें हम आपको प्रोवाइड कराएंगे वो सबसे पहले आपके पास पहुँचे, और थोड़ा सा अगर आप सपोर्ट दिखाते हैं तो आपका सपोर्ट हमारे लिए मोटिवेशन होता है, और उस मोटिवेशन के साथ हम अलग एक एनर्जी के साथ काम करना पसंद करते हैं। तो हमने लेआउट देख लिया। अब लेआउट के बाद जो हम बात करेंगे वो इंट्रोडक्शन पहला है हमारा रहेगा, जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अब देखो, स्टार्ट करने से पहले एक सेकेंड और लूँगा मैं। इसमें हम कोशिश करेंगे कि लेस पीपीटी रखें, मतलब जैसे होता है ना पीपीटी बना के लाना, लिख के लाना और यहाँ बताना, तो उस तरह से हालांकि वो भी सही होता है लेकिन उस तरह से हम नहीं करेंगे। कोशिश ये रहेगा कि लेस पीपीटी, अगर उस तरह से सूटेबल नहीं होता है तो देन पीपीटी बना के आपके लिए हम ला देंगे। ठीक है, अब बात करें आगे। आगे अगर हम बात करें एनिमल हस्बेंड्री से पहले, एनिमल हस्बेंड्री समझने से पहले थोड़ा सा हमें फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा। फ्लैशबैक में मतलब पीछे जाना पड़ेगा कि हम एनिमल हस्बेंड्री तक कैसे पहुँचे। तो एग्रीकल्चर से थोड़ा सा एनिमल हस्बेंड्री तक पहुँचने का रास्ता हम पकड़ते हैं, उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे एनिमल हस्बेंड्री पे। ठीक है, सबसे पहले अगर हम एग्रीकल्चर का बात करें तो आप वहाँ पे एक चीज़ देखते होंगे, भाषा। क्या देखते होंगे? भाषा। और ये लैंग्वेज से क्वेश्चन भी आते हैं और चीज़ें समझ में भी आती है कि कैसे कैसे लैंग्वेज का फॉर्मेशन हुआ। तो भाषा की अगर हम बात करें तो आपको भी पता है कि सबसे पहले, बहुत पहले क्या होता था कि हर एक कंट्री में, हर एक जगह पे अलग अलग लैंग्वेज बोला जाता था। अलग अलग लैंग्वेज डैट मीन्स कि किसी जगह पे, एक मिनट, किसी जगह पे इंग्लिश बोला जा रहा है तो किसी जगह पे संस्कृत बोला जा रहा है, किसी जगह पे ग्रीक बोला जा रहा है तो किसी जगह पे लैटिन बोला जा रहा है। ठीक है,
अब होता क्या था कि अगर कोई संस्कृत वाले कंट्री से कोई पर्सन ग्रीक वाले कंट्री में जाता है तो वहाँ पे उनको लैंग्वेज बैरियर करता था। क्या बैरियर करता था? लैंग्वेज बैरियर करता था। और उन वहाँ पे उनको क्या प्रॉब्लम्स आता था कि एक तो लैंग्वेज प्रॉब्लम, और उस लैंग्वेज के प्रॉब्लम से ना तो वो सही से कहीं घूम पाते थे, ना सही से खा पाते थे, ना सही से रह पाते थे। तो बहुत सारी कठिनाई देखने को मिलता था। अब जैसे मान लो कि ग्रीक वाले लैटिन में चला गया, तो या तो लैटिन वाले को ग्रीक आना चाहिए और नहीं तो ग्रीक वाले को लैटिन आना चाहिए। तो इस तरह से क्या होता था, काफ़ी डिफ़िकल्टी होता था। तो फिर लोगों ने सोचा, और ये ज़्यादा डिफ़िकल्टी अंग्रेज़ों को होता था। ठीक है, उनको व्यापार करना होता था इधर उधर, जैसे कि आपको पता है कि इंडिया में कितने साल उन्होंने व्यापार किया, उसी तरह सारे कंट्री में जा जा के व्यापार करते थे। तो उनको एक लैंग्वेज का दिक्कत आने लगा। अब अपने देश में संस्कृत बोला जाता था, अब संस्कृत यहाँ पे बोला जा रहा है। डैट मीन्स कि अगर कोई अंग्रेज आता है तो या तो उनको संस्कृत आनी चाहिए, नहीं तो संस्कृत वाले कंट्री के लोग को इंग्लिश आनी चाहिए, या फिर कोई दूसरी भाषा जहाँ से वो लोग आ रहे हैं। तो इस तरह से क्या होता था कि व्यापार करने में भी दिक्कत होता था, घूमने में भी दिक्कत आता था। एक दूसरे कंट्री के लोग एक दूसरे कंट्री में नहीं जा सकते थे। तो फिर लोगों ने सोचा कि हम क्यों ना एक ऐसे लैंग्वेज का फॉर्मेशन कर देते हैं जिस लैंग्वेज को सबको ही बोलना मैंडेटरी रहेगा। ठीक है, मैंडेटरी मतलब नेसेसरी रहेगा कि ये लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। आप लोकल लैंग्वेज बोलो सही है, लेकिन उसके साथ साथ आपको ये वाला इंटरनेशनल लैंग्वेज बोलना पड़ेगा, ताकि कोई भी दूसरे कंट्री का लोग यहाँ पे आए तो उनको भाषा का प्रॉब्लम देखने को ना मिले, लैंग्वेज बैरियर ना मिले, कि हाँ उस कंट्री में जा रहा है तो उस कंट्री के लोग अगर उस जो इंटरनेशनल लैंग्वेज है उसका यूज़ करते हैं तो वो भाषा को समझ जाएगा। इस चीज़ को देखते हुए एक नए लैंग्वेज का निर्माण किया गया, जिस लैंग्वेज का नाम था इंग्लिश। क्या नाम था? इंग्लिश। थोड़ा सा ये देखना, पीपीटी जैसे मतलब बोर्ड की जैसे तो नहीं लिख पा रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा आप कॉम्प्रोमाइज़ करना। तो बहुत सारे अलग अलग कंट्री में अलग अलग भाषा बोली जाती थी। तो लोगों ने बैठकर डिसाइड किया कि ऐसा करते हैं कि हम एक ऐसा लैंग्वेज का यूज़ करते हैं जिस लैंग्वेज को सब कोई बोलेगा और सब कोई के लिए मैंडेटरी होगा, सब कोई को उसको जानना होगा। तो स्टार्ट किया इंग्लिश लैंग्वेज। तो इंग्लिश लैंग्वेज में अब किसी को कोई प्रॉब्लम्स नहीं होता है। जैसे अगर आप, बहुत ऐसे ऐसे कंट्री भी है जो इंग्लिश नहीं बोलते हैं, सिर्फ वो अपना लैंग्वेज बोलते हैं, लेकिन एक दो एक्सेप्शन तो होते ही हैं। जैसे आपने सुना ही होगा, कोड की एक्सेप्शन इज द एवरीवेयर, एक्सेप्शन अपवाद हर जगह होते हैं। तो इस तरह से क्या हुआ, भाषा का निर्माण हुआ। तो अगर आपसे पूछा जाए कि अंग्रेजी जो भाषा है वो इंग्लिश भाषा है, लेकिन किस वर्ड से लिया गया है, तो दो वर्डों से, दो भाषा से मिलकर बनता है। ठीक है, मतलब एक ही भाषा से, लैटिन, सॉरी, दो भाषा से नहीं, एक ही भाषा से मिलकर बनता है, लेकिन दो वर्ड से बनता है। कि कितने वर्ड से बनता है? दो वर्ड से बनता है। और ये एक लैंग्वेज से लेकर बनता है। कौन सा लैंग्वेज? तो लैटिन लैंग्वेज। अब लैटिन से हमने एग्रीकल्चर को कॉपी कर लिया, लेकिन एग्रीकल्चर क्या है? इंग्लिश लैंग्वेज है, तो इंग्लिश भाषा है। तो इंग्लिश भाषा अगर आप एग्रीकल्चर कहीं पे भी बोलते हैं तो लोग समझ जाएंगे, लेकिन उनका अपना लैटिन का जो भाषा था वो था एगर था, और कल्चर का मतलब होता है कल्टीवेशन। एगर कल्टीवेशन वो कहते थे एग्रीकल्चर को, लेकिन हमने उनसे ये भाषा लेकर इंग्लिश में इनको एग्रीकल्चर बना दिया। अब एग्रीकल्चर आप कहीं पे भी बताओगे तो सारे लोग समझ जाएंगे। अब आता है लैटिन। अब दो भाषा काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्रीकल्चर में, जिसको देख लेते हैं। एक होता है लैटिन और दूसरा होता है ग्रीक। अब लैटिन को याद करने का एक ट्रिक है। हालांकि अक्सर आप लोग थोड़ा बहुत पढ़ते होंगे, थोड़ा बहुत कॉलेज में पढ़ा होगा, तो आपको पता होगा कि लैटिन भाषा से अगर कोई भी वर्ड को याद करना हो तो हम क्या याद करते हैं कि जिसके लास्ट में, मैं लिख देता हूँ, जिसके लास्ट में, देखो, अगर लैटिन का बात करें तो जिसके लास्ट में कल्चर लगा हो तो हम ऐसा कहते हैं कि वो जो भाषा होगा वो क्या होगा, लैटिन भाषा से लिया जाएगा। लेकिन इसमें दो एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन इज एवरीवेयर, तो एक्सेप्शन यहाँ पे भी है। पहला है सिटरी कल्चर, सिटरी कल्चर, और दूसरा है लैग कल्चर, लैग कल्चर। सिटरी कल्चर की अगर हम बात करते हैं तो ये सिट्रस वर्गीय पौधे के बारे, फल के बारे में स्टडी करना पड़ता है। लैग कल्चर जिसमें लाख उत्पादन के बारे में पढ़ते हैं। अब देखो, सिटरी कल्चर हमने कल्चर बताया लैटिन से, तो इसमें भी जो कल्चर है वो तो लैटिन से ही है, लेकिन जो सिट्रस है वो किस वर्ड से है, तो वो आपका ग्रीक वर्ड से है। सिट्रस किस वर्ड से है, तो ग्रीक वर्ड से है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ग्रीक और लैटिन दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया। तो ये एक्सेप्शन में हमने रखा यहाँ पे कि सिट्रिस जो वर्ड है वो ग्रीक से है, और कल्चर जो वर्ड है वो लैटिन से है। तो ग्रीक और लैटिन दोनों से लिया गया है सिट्री कल्चर। उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो लैग कल्चर,
लाख की अगर हम बात करते हैं, लाख, तो ये संस्कृत वर्ड से लिया गया है। किस वर्ड से लिया गया है? संस्कृत वर्ड से लिया गया है। वहीं कल्चर की बात करते हैं तो ये लैटिन वर्ड से लिया गया है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि लाख जो उत्पादन है या लाख कल्चर है वो संस्कृत प्लस लैटिन दोनों से लिया गया है। तो ये एक्सेप्शन है लैटिन का। तो लैटिन के याद रखने का एक ट्रिक, जिसके लास्ट में कल्चर लगा हो वो लैटिन वर्ड से। इसमें दो एक्सेप्शन है, पहला सिटी कल्चर, दूसरा लैक कल्चर। सिटी कल्चर जो है वो ग्रीक और लैटिन से लिया गया है, और लैक कल्चर जो है वो संस्कृत और लैटिन दोनों से लिया गया है। उसके बाद जितने भी वर्ड आते हैं सारे लैटिन का जिसमें कल्चर लगा होगा। ठीक है। अब कुछ किसी को लग रहा होगा कि हम लोग एनिमल हस्बेंड्री में एग्रीकल्चर क्यों पढ़ रहे हैं। तो देखो, एनिमल हस्बेंड्री में एग्रीकल्चर पढ़ने का यही मतलब है कि हमको कैसे पता चला कि एनिमल हस्बेंड्री क्या है, एनिमल हस्बेंड्री तक हम कैसे पहुँचे। तो थोड़ा सा एग्रीकल्चर समझना पड़ेगा। ठीक है। अगर आपको लगता है कि ये चीज़ें मतलब स्टार्टिंग में नहीं होना चाहिए, तो मैं बता दूं कि अगर मैं नहीं कराता तो मेरा जी नहीं मानता, आत्मा नहीं मानता। इससे क्या होता है कि हम एक ट्रैक से चलते हैं। आपको एक ही क्लास तो बेसिक समझना पड़ेगा, बाकी एक ही क्लास नहीं, कुछ समय लगेगा। ठीक है, हम समझ जाएंगे, बाकी कोई इशू नहीं है। आप नया भी यहाँ पे देख रहे होंगे, कुछ नया आपको मिल रहा होगा अगर एग्रीकल्चर बेसिक भी पढ़ा हो तो। अब देखो, लैटिन तो समझ लिया, अब आता है ग्रीक। क्या आता है? ग्रीक। अब आपसे पूछ दिया जाए कि ग्रीक भाषा को याद रखना है तो जिसके लास्ट में नोमी या लॉजी या नोमी लगा हो, तो आप क्या कहते हो कि ये जो भाषा है ये ग्रीक भाषा से लिया गया है। अब यहाँ पे भी कुछ एक्सेप्शन है, हमने बताया एक्सेप्शन इज द एवरीवेयर। तो यहाँ पे जो एक्सेप्शन है वो है पोमोलॉजी। अब पोमोलॉजी क्या होता है ये हम जब हॉर्टिकल्चर देखेंगे तो उसमें समझेंगे। पोमो का मतलब होता है फ्रूट और लॉजी का मतलब होता है स्टडी। जो फ्रूट से हम रिलेटेड स्टडी करते हैं, फ्रूट के बारे में पढ़ते हैं, उसे हम पोमोलॉजी कहते हैं। अब जो पोमो शब्द है वो लैटिन से लिया गया है, और हमने ट्रिक में बताया कि जो लॉजी और नॉमी लगा रहेगा वो ग्रीक से होगा, लेकिन इसमें दोनों है इसलिए इसे हम अपवाद मानते हैं। तो ये ग्रीक से है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि पोमोलॉजी ग्रीक और लैटिन दोनों से मिलकर बना हुआ है। तो ये एक्सेप्शन हुआ। दूसरा हमारा इसमें एक्सेप्शन हो जाता है, अगर दूसरा एक्सेप्शन की बात करें तो सोशियोलॉजी। क्या? सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ सोसाइटी। जिसमें सोसाइटी के बारे में हम अध्ययन करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? सोशियोलॉजी कहते हैं। ठीक है। अब जो सोसाइटी वर्ड है वो लिया गया है संस्कृत वर्ड से, और उसके बाद अगर हम बात करें लॉजी का तो वो ग्रीक वर्ड से लिया गया। तो संस्कृत और ग्रीक से मिलकर बना है सोसाइटी, इसलिए हम इसे अपवाद में रखते हैं। तो ग्रीक का अगर याद रखना है तो जिसके लास्ट में लॉजी और नॉमी लगा हो, सिर्फ दो अपवाद है, पहला पोमोलॉजी और दूसरा सोशियोलॉजी। समझ में आया भाषा? इसी तरह से करके कुछ ऐसे भाषा भी है, जैसे दो तो मेजर है एग्रीकल्चर में देखेंगे तो 95% लैटिन और ग्रीक से ही लिया गया है सारे एग्रीकल्चर का टर्म, लेकिन उसमें भी कुछ एक्सेप्शन है, अपवाद है जो अलग लैंग्वेज से लिया गया है। ठीक है। और ट्रिक के भी मतलब अपोजिट है। जैसे ट्रिक में बताया कि लॉजी और नॉमी है, तो उसमें ना तो लॉजी और नॉमी लगा रहेगा, लेकिन वो क्या रहेगा? लैटिन और ग्रीक से रहेगा। ठीक है। तो उसको भी हमें देखना पड़ता है और उसको भी याद रखना पड़ेगा। जैसे सबसे पहला फ्रेंच लैंग्वेज। फ्रेंच लैंग्वेज की अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो ट्रक फार्मिंग होता है वो ट्रक फार्मिंग कहाँ से लेते हैं? तो फ्रेंच लैंग्वेज से बोला लिया जाता है। ठीक है। उसके बाद ग्रीक का बात करते हैं। अब ग्रीक का तो ट्रिक देख लिया, तो ट्रिक से तो हमको जितना भी क्वेश्चन आएगा बना देंगे, लेकिन ट्रिक के बाद भी कुछ एक्सेप्शन है, जैसे अपवाद है, उसको देखते हैं। जैसे क्लाइमेट, क्लाइमेट के बाद वेदर एंड एटमोसफियर। ये जो टर्म है ये किससे लिया गया है? तो वेदर से लिया गया है। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें लैटिन का, लैटिन का भी कुछ एक्सेप्शन है। तो उसमें अगर हम बात करें तो सॉइल साइंस लैटिन वर्ड से लिया जाता है। क्रेडिट हो गया, क्रेडिट के साथ साथ आप कह सकते हो कि मार्केट भी हो गया किस लैंग्वेज से? तो ये लैटिन वर्ड से लिया गया है। ठीक है। ये 3 लैंग्वेज हुआ। एक एक लैंग्वेज को बारीकी से समझेंगे। जो भी चीज़ें हैं वो आप नोट डाउन करते चलेंगे। ठीक है। बेसिक हो या फिर एडवांस हो, हर चीज़ को नोट्स करेंगे, प्रॉपर बनाएंगे तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। और मैं इस लेवल से पढ़ा दूंगा कि ताकि आप कोई भी एग्ज़ाम दो वहाँ से क्या होगा, आपको कवर हो जाएगा और कोई चीज़ का दिक्कत नहीं होगा। अब देखो, फ्रेंच हो गया, लैटिन हो गया, ग्रीक हो गया। अब आप लिखो इंग्लिश, इंग्लिश लैंग्वेज। अब इस इंग्लिश को ओल्ड इंग्लिश बोलते थे पहले। ठीक है। इंग्लिश तो बाद में फॉर्मेशन हुआ जब बोलना पड़ा। इसी इंग्लिश को हम कहते हैं एंग्लो सेक्शन। एंग्लो सेक्शन, एंग्लो सेक्शन की अगर बात करें तो इसमें जो इस भाषा से जो शब्द लिया गया है वो है पहला हमारा टिलेज, जिसे हम हिंदी में भू परिष्करण कहते हैं। दूसरा है वीट साइंस, जिसे हम खरपतवार कहते हैं। तीसरा है सीड ड्रिल, जो सीड ड्रिल होता है, इन सॉर्ट ऑफ सीड होता है। उसके बाद वो, उसके साथ साथ जीरो टिलेज। ये सारी चीज़ें कहाँ से ली गई है?
तो एंग्लो सेक्सन भाषा से ली गई है। आपसे पूछा जाएगा जीरो टिलेज किस भाषा से है, तो जीरो टिलेज का मतलब होता है शून्य भूपरिष्करण, जिसमें हम ज़्यादा टिलेज नहीं करते, ज़्यादा क्या करते ही नहीं है, वो आगे की बात है, टिलेज के पार्ट की बात है। तो ये किस वर्ड से लिया गया है, एंग्लो सेक्सन। एंग्लो सेक्सन के बाद हमारा आ जाता है अरबिक या अरेबिक, अरेबिक या अरबी, हिंदी में इसे कहते हैं अरबी। अरबी सबसे पूछा जाएगा कौन कौन भाषा लिया गया है, तो पहला तो ये है कि अरबी भाषा से लिया गया है, आप बता सकते हो मानसून। मानसून मानसून के साथ साथ अगर हम बात करें तो मानसून के साथ दूसरा अगर हम बात करते हैं तो वो हमारा हो जाता है कौन सा, अरेबिक वर्ड से। तो जितने भी आप सीजन देखते हैं जैसे रबी, खरीफ और जायद, ये क्या होते हैं, ये अरेबिक वर्ड से लिया जाता है। ठीक है, अब उसके बाद अरेबिक वर्ड समाप्त होने के बाद अगर लैंग्वेज की बात करें, ग्रीक देख लिया, फ्रेंच देख लिया, लैटिन देख लिया, अरेबिक देख लिया। अरेबिक के बाद अगर हम बात करते हैं तो ऐसा माना जाता है कि जो एग्रीकल्चर का मेजर जो लैंग्वेज है वो यही लैंग्वेज है, और इससे बाहर आपको कोई दूसरा लैंग्वेज देखने को नहीं मिलेगा। तो ये हमारा लैंग्वेज के बारे में समझ गए। अब आ जाते हैं मेन पॉइंट फिर एग्रीकल्चर पे। तो एग्रीकल्चर क्या होता है, दो लैटिन वर्ड से मिला होता है, एगर प्लस कल्चर। अब इस एगर का अगर हम बात करते हैं तो इसे हम कहते हैं सॉइल, और कल्चर का अगर हम बात करते हैं तो इसे हम कहते हैं कल्टीवेशन। सॉइल के हिंदी में हम मृदा कहते हैं और कल्टीवेशन को हिंदी में हम क्या कहते हैं, खेती कहते हैं। अब सॉइल को भी अगर हम बात करें तो आपको हमने बताया कि सॉइल भी लैटिन वर्ड से लिया गया है। किस वर्ड से लिया गया है, तो लैटिन वर्ड से लिया गया है। सॉइल का मतलब होता है सोलम। जब सॉइल प्रोफाइल आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे देखेंगे सोलम, जिस तरह से सॉइल का फॉर्मेशन होता है उसके लेयर को हम बांटते हैं, उसे सॉइल प्रोफाइल कहते हैं। सबसे ओ होता है, उसके बाद ए होता है, उसके बाद ई होता है, बी होता है और आर, ये मास्टर होरिजन होता है। ये होरिजन वाले चैप्टर में हम देखेंगे, ठीक है, नहीं तो आप फिर कहोगे कि सर पढ़ा के आ रहे हो और चल कहाँ जा रहे हो। उसके बाद एगर और कल्टीवेशन के से लिया गया है, ये लैटिन वर्ड से है, याद रखेंगे। एगर का मतलब होता है सॉइल, कल्टीवेशन का मतलब होता है कल्चर का मतलब होता है कल्टीवेशन। यानी कि हम कोई भी कल्टीवेशन, कोई भी खेती जब हम सॉइल में करते हैं उसे हम एग्रीकल्चर कहते हैं। लेकिन 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 फिर कुछ ऐसे चीज़ें आती हैं। देखो पहले की डेट में क्या होता था कि हमारे पास मोर देन सफिशिएंट जो फूड सिक्योरिटी के नाम से जानते हैं वो नहीं था। हमें जितना ज़रूरत था उतना ग्रो करते थे और उतना हम क्या करते थे, कंज्यूम करते थे। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ा, जैसे जैसे चीज़ें बड़ी, परिवर्तन हुआ, साइंस डेवलप किया, उस तरह से हमने क्या किया, अपने क्रॉप प्रोडक्शन से निश्चित किया, उसके साथ साथ हमने मोर देन प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर दिया। जब मोर देन प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया तो उसके साथ साथ हमने बहुत सारे चीज़ें और नए नए टेक्नोलॉजी का इम्प्लीमेंट भी किया। जैसे मान लो कि अगर आपके पास 40 रुपया है तो आप अभी ज़रूरतें पूरा करेंगे, सिर्फ आपकी ज़रूरत पूरा होगा। लेकिन अगर आपके पास 4,000 रुपया है अभी की डेट में, आज, तो अगर कह दिया जाए कि 4,000 रुपया आज ही खर्च करना है, तो आप ज़रूरत के साथ साथ नए नए चीज़ें देखोगे कि अच्छा ये चीज़ें भी होती है, ये भी चीज़ें ले लेते हैं, ये भी चीज़ें ले लेते हैं, 4,000 रुपया खर्च कर दोगे। लेकिन जब जिस समय आपको सिर्फ 40 रुपया था उस समय आप तो सिर्फ बेसिक नीड पूरा करोगे। तो वैसा ही एग्रीकल्चर का हाल है। जिस समय पहले हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी, जिस सिर्फ ज़्यादा हमारे पास प्रोडक्शन नहीं था, तो अपनी ज़रूरत के अनुसार करते थे। तो उस समय बोला जाता था कि एगर का मतलब होता है सॉइल, कल्टीवेशन का मतलब होता है कल्टीवेशन। यानी कि हम क्या करते हैं, सॉइल में कोई फार्मिंग करते हैं, वो एग्रीकल्चर कहलाता है। लेकिन हमने जिस तरह बताया कि टेक्नोलॉजी बढ़ते गया और डेवलपमेंट होता गया, तो अगर आपसे कहा जाए कि जो हम सॉइल लेस फार्मिंग करते हैं, क्या वो एग्रीकल्चर नहीं है। सॉइल लेस फार्मिंग थोड़ा सा मैं समझाता हूँ, जिसमें सॉइल का यूज ना करके किसी भी प्रकार का हम फार्मिंग करते हैं उसे सॉइल लेस फार्मिंग कहते हैं। ये 3 प्रकार का होता है। पहले हाइड्रोपोनिक, एक्वापोनिक, एरोपोनिक। हाइड्रोपोनिक का मतलब होता है जब हम कोई जियोपोनिक, हाइड्रोपोनिक जियोपोनिक पदार्थ को, जियोपोनिक फसल को, किसी भी क्रॉप को जब हम वाटर में ग्रो करते हैं टेक्नोलॉजी के माध्यम से बिना सॉइल का, तो उसे हम क्या कहते हैं, एग्रीकल्चर कहते हैं, हाइड्रोपोनिक कहते हैं। और ये हाइड्रोपोनिक भी एग्रीकल्चर का ही पार्ट है। ऐसा तो है नहीं इसमें हम सॉइल यूज़ नहीं किए तो एग्रीकल्चर नहीं कहलाएगा। तो यहाँ पे वो भी डिफिनेशन के साथ साथ थोड़ा सा हम डिफिनेशन चेंज करेंगे। डिफिनेशन में हम क्या बदलाव करेंगे, तो डिफिनेशन में हम कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर क्या है, एग्रीकल्चर इज अ आर्ट। एग्रीकल्चर क्या है, आर्ट है, उसके साथ साथ साइंस है, टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी के साथ साथ आप ऐसे कह सकते हो कि एग्रीकल्चर इज द आर्ट, साइंस, टेक्नोलॉजी इन विच स्टडी, टेक्नोलॉजी है जिसमें हम स्टडी करते हैं, इन विच स्टडी अबाउट क्रॉप प्रोडक्शन, लाइव स्टॉक या एनिमल हस्बेंड्री,
एनिमल हस्बेंड्री एंड अदर इंटरप्राइजेस, अदर फार्मिंग कह सकते हैं, अदर फार्मिंग, ये क्या कहलाता है? एग्रीकल्चर कहलाता है। अब देखो यहाँ दो चीज़ें आपको देखने को मिला होगा, पहला कि आर्ट, दूसरा साइंस और तीसरा टेक्नोलॉजी। आर्ट कैसे है? तो हर चीज़ का एक कला होता है, जैसे मैं टीचिंग कर रहा हूँ तो इसका एक अपना कला है। अगर आपको समझ में आ जाएगा तो आप कहोगे सर आपका टीचिंग स्टाइल बढ़िया है, नहीं समझ में आएगा तो आप कहोगे कि टीचिंग स्टाइल नहीं बढ़िया है। डैट मीन्स कि आपके पास टीचिंग का कला उतना बढ़िया है नहीं। तो यही एग्रीकल्चर क्या होता है? कला होता है। कला का मतलब ये है कि जैसे आप फार्मर के पास जाते हो तो वो हर चीज़ को प्रॉपर नॉलेज रहता है उनके पास एक नॉलेज रहता है कि किस तरह क्रॉप को प्रोडक्शन करना है, किस तरह क्रॉप ग्रो करना है, कितना डिस्टेंस देना है। हम लोग तो थ्योरिटिकली पढ़ते हैं, लेकिन आपको फील्ड में भेज दिया जाए तो आपके पास उतना एक्सपीरियंस नहीं है, आपका वो कला नहीं है, आपके पास वो आर्ट नहीं है कि आप जाके एक सिस्टमैटिक ढंग से किसी चीज़ का कल्टीवेशन कर पाओ। जैसे मान लो कि एग्रीकल्चर में हमको राइस ग्रो करना है, तो अगर आपको पैडी ट्रांसपेरेंटेड कर दिया जाए कि ट्रांसपेरेंट करो, तो ट्रांसप्लांट आपसे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, आपको पता ही नहीं होगा कि कितने एक बार में हम जो पैडी का जो नर्सरी होता है उसमें से कितने हम पैडी को एक साथ में फील्ड में लगाते हैं। तो ये आर्ट इस तरह से है कि हर चीज़ का अपना एक कला होता है। साइंस का मतलब है कि उसमें बहुत सारे ऐसे चीज़ें होती हैं जो साइंटिफिकली किया जाता है। जैसे आप साइंस पढ़ते हो, जैसे साइंस में ही आता है ये सारी एग्रीकल्चर। तो जैसे आप एग्रीकल्चर जाओगे तो फार्मर को बताओगे कि ये सिस्टमैटिक ढंग से अगर आप करते हो तो फार्मर का इनकम बढ़ जाएगा। बाकी कला उन्हीं के पास है, आपके पास नहीं है। अगर आप सीखोगे तो आपके पास हो जाएगा। टेक्नोलॉजी, जैसे हमने बहुत सारे मशीनरी ला दी है कि अगर आपको टीलेज करना है तो पहले एनिमल्स का यूज़ करते थे, तो एनिमल्स का यूज़ ना करके अब डायरेक्ट हमने रोटावेटर चला दिया जिसमें दोनों प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों टीलेज एक ही साथ हो जाएगा। तो इस तरह से हमने इम्प्लीमेंट किया, टेक्नोलॉजी लाए। टेक्नोलॉजी में क्रॉप में भी हमने बहुत सारे इंप्रूवमेंट किया कि अगर कोई प्रोडक्शन सही नहीं दे रहा तो उसको जीनोटाइप फिनोटाइप में चेंज करके हम प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। तो हमारा एग्रीकल्चर क्या हो गया? इसमें आर्ट और साइंस और टेक्नोलॉजी है। तीन चीज़ और याद रखना है, क्रॉप प्रोडक्शन, एनिमल हस्बेंड्री, अदर इंटरप्राइजेज। क्रॉप प्रोडक्शन, एनिमल हस्बेंड्री और अदर इंटरप्राइजेज। अब क्रॉप प्रोडक्शन की बात करते हैं। क्रॉप प्रोडक्शन, अदर एनिमल हस्बेंड्री, अदर इंटरप्राइजेज। क्रॉप प्रोडक्शन में हम जो भी फसल उगाते हैं, जैसे ये भी दो प्रकार का होता है, पहला फील्ड क्रॉप होता है, दूसरा गार्डन क्रॉप होता है। फील्ड क्रॉप में जितने भी सीरियल्स आ जाते हैं ये सारे हो जाते हैं, कोर्ट सीरियल भी आता है। और गार्डन क्रॉप में फ्रूट वगैरह, वेजिटेबल्स, फ्रूट आ गया, ऑर्नामेंटल प्लांट हो गया, स्पाइसेस हो गया, उसके साथ साथ एरोमेटिक प्लांट, ये सारी चीज़ें गार्डन क्रॉप में आता है। दूसरा एनिमल हस्बेंड्री, हम एनिमल्स को भी रियर करते हैं, तो इसमें भी तो सॉइल लेस फार्मिंग है, सॉइल का हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो क्या ये एग्रीकल्चर नहीं होगा? तो ये भी एग्रीकल्चर होगा। इसलिए हम एग्रीकल्चर में अब क्रॉप प्रोडक्शन, एनिमल हस्बेंड्री और अंडर इंटरप्राइजेज। अदर इंटरप्राइजेज का मतलब है जो हम सॉइल लेस फार्मिंग कर रहे थे नए नए टेक्नोलॉजी के साथ। तो ये सारांश रहा एग्रीकल्चर का, जिसमें हमने एग्रीकल्चर देखा कि एग्रीकल्चर क्या होता है। अब थोड़ा सा देखते हैं, और 1 मिनट और लगेगा आपको। ब्रांचेज ऑफ एग्रीकल्चर देख लेते हैं। क्या देखते हैं? ब्रांचेज ऑफ एग्रीकल्चर। अब देखो, जब भी आपको ब्रांचेज याद करना होगा ना कि एग्रीकल्चर का ब्रांच क्या होता है, तो सबसे पहले आप याद करना पेड़ के बारे में, एक इमेजिनेशन करना, इमेजेस लाना अपने माइंड में, सोचना कि हम पेड़ को देख रहे हैं। अब देखो, पेड़ का स्टडी अगर करना हो, इस ट्री को स्टडी आपको करना हो, तो आप इस ट्री का तभी स्टडी कर पाएंगे जब एक एक ब्रांच को आप स्टडी कर पाएंगे। समझ रहे हो हमारी बात? एक एक ब्रांच जब हम स्टडी कर पाएंगे डीपली से, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि ट्री का हमने स्टडी कर लिया। जैसे मान लो कि आप फील्ड में भेज दिया जाए और बोल दिया जाए कि बताओ इस ट्री के बारे में आप पढ़ के आओ, या इस ट्री के बारे में हमें बताओ, तो आप जाओगे, उसमें देखोगे कि इतने नंबर ऑफ ब्रांचेज है, इतने नंबर ब्रांचेज में इतने में फ्लावर्स हुआ है, इतने में नॉन फ्लावर्स हुआ है। उसके साथ साथ ये देखोगे कि प्लांट हेल्दी है या कैसा है। फिर सारी चीज़ें जब आप देख लोगे, इसका मॉर्फोलॉजी से लेकर सारी चीज़ें जब देख लोगे, तो आप ऐसा कह सकते हो कि हमने प्लांट का सारी चीज़ें स्टडी कर लिया। उसी तरह से एग्रीकल्चर होता है। अब एग्रीकल्चर को समझने के लिए हमने एक अलग अलग ब्रांच बना दिया, ठीक है। ब्रांच इज़ नथिंग, ब्रांच कुछ नहीं होता है, लेकिन उसे समझने के लिए हमने बांट दिया। जैसे रूम में रहने के लिए, जैसे हम बिल्डिंग बनाते हैं तो अलग अलग हम रूम बना देते हैं ताकि एक दूसरे का सेपरेट रूम हो जाए, अलग अलग रूम हो जाए और सिस्टमेटिक ढंग से सबको ये अलग अलग रहे। लेकिन अगर वहीं हम एक ही बिल्डिंग बना दें, हॉल टाइप का, बोले कि उसी में सब रहो, तो प्राइवेसी नाम की चीज़ें खत्म हो जाती है, फिर अलग अलग चीज़ का स्टडी हम नहीं कर पाते। तो उसी तरह एग्रीकल्चर को अगर हमें समझना है, तो हमें कृषि को समझना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें प्लांट को समझना पड़ेगा। तो प्लांट को समझने के लिए एक एक ब्रांच को जानते हैं, उसी तरह एग्रीकल्चर को जानने के लिए एक एक ब्रांच को जानते हैं।
अब जब इसमें सॉइल को ग्रोइंग करने के लिए अगर हमें चाहिए तो उसे हम सॉइल साइंस कहते हैं। सॉइल साइंस पढ़ेंगे तो सॉइल के बारे में स्टडी करेंगे। फिर जब सॉइल तैयार हो जाएगा तो क्रॉप प्रोडक्शन करना होगा, तो एग्रोनॉमी पढ़ेंगे तो उसमें किसी प्रकार के क्रॉप प्रोडक्शन, ड्रेनेज सिस्टम से लेके इरिगेशन सारी फैसिलिटी इसमें आ जाएगा। जैसे क्रॉप लगा, क्रॉप को मार्फोलॉजी समझना है कि क्रॉप का कौन सा पार्ट कैसे कैसे काम करता है, कौन सा फोटोसिंथेसिस करता है, कौन सा रूट कौन सा न्यूट्रिएंट अब्जॉर्व करता है, तो उसके लिए हम मार्फोलॉजी यानी कि सॉइल फिजियोलॉजी पढ़ते हैं। जब ये सारी चीज़ें सॉइल के क्रॉप के बारे में पढ़ लेते हैं तो देखते हैं इसमें कोई डिजीज वगैरह तो नहीं लगा है। अगर डिजीज लगा है उसका उपचार, उसका प्रबंधन, उसका मैनेजमेंट से लेकर डिजीज का स्टडी करना कि कैसा डिजीज लग रहा है तो कैसा मैनेजमेंट करेंगे, तो उसको अगर हम पढ़ते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, प्लांट एंटोमोलॉजी कहते हैं, प्लांट पैथोलॉजी कहते हैं। फिर पैथोलॉजी के बाद फिर उसमें बहुत सारे इंसेक्ट लगते हैं, तो इंसेक्ट के बारे में अध्ययन करते हैं, पेस्ट के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, इंटोमोलॉजी कहते हैं। तो इंटोमोलॉजी में जब आप पढ़ोगे तो सारी पेस्ट के बारे में आपको नॉलेज हो जाएगा। फिर दूसरा आ जाता है हमारा एनिमल हस्बेंड्री, जो एग्रीकल्चर मिट्टी में ना करके हम कुछ अलग से फार्मिंग करते हैं, उसे भी हम एग्रीकल्चर ही कहते हैं, तो वो एनिमल हस्बेंड्री भी इसमें ब्रांचेज आ जाएगा। उसके साथ साथ फॉरेस्ट्री भी ब्रांचेज आएगा। जब हम फॉरेस्ट के बारे में समझते हैं, बहुत सारा जब डेंस प्लांट होता है तो हम समझते हैं, तो उसे हम फॉरेस्ट्री कहते हैं। ठीक है, इसी तरह से करके एग्रीकल्चर में बहुत सारे ब्रांचेज हैं, उस ब्रांचेज को पढ़ना एग्रीकल्चर कहलाता है। ठीक है, तो हमारा जो सेशन रहने वाला है एनिमल हस्बेंड्री का सेशन रहेगा। ठीक है, अब अपन चलाते हैं कोर सब्जेक्ट यानी कि एनिमल हस्बेंड्री पे। अब यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है एनिमल हस्बेंड्री। जो भी आपने 20-25 मिनट आपने एनिमल हस्बेंड्री का इंट्रोडक्शन पढ़ा, वो हमारा इंट्रोडक्शन लेक्चर था। क्या लेक्चर था? इंट्रोडक्शन लेक्चर था, जिसमें हमने एनिमल हस्बेंड्री क्या होता है, सॉरी एग्रीकल्चर क्या होता है, कैसे एनिमल हस्बेंड्री तक पहुँचे, ये समझ में आ गया। अब आपको समझ में आया होगा कि हमने फ्लैशबैक में क्यों गया और वहाँ पे जाने का क्या कारण था। अब समझ में आया कि पिछले जितने भी चीज़ें समझी हमने 15-20 मिनट में, वो सारी चीज़ें क्यों ज़रूरत थी। अब उसमें से एक ब्रांचेस था हमारा एनिमल हस्बेंड्री, तो इस एनिमल हस्बेंड्री को हम जीविका का सिलेबस के अकॉर्डिंग कवर करेंगे और सारी चीज़ें जब समाप्त हो जाएगी तो एमसीक्यू के साथ हम आगे बढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं एनिमल हस्बेंड्री से। अब देखो, हमने आपको पीछे थोड़ा देर पहले अगर आपने गौर से देखा होगा तो एक चीज़ बताई थी कि लैंग्वेज में कुछ ऐसे भी लैंग्वेज हैं जिनके लास्ट में ना तो कल्चर लगा होगा, ना तो लॉमी लगा होगा, ना तो लॉजी लगा होगा, लेकिन फिर भी उसे हम क्या कहते हैं कि इस लैंग्वेज से लिया गया है। जैसे आप यहाँ से स्टार्ट करते हैं। एनिमल हस्बेंड्री की अगर हम बात करें तो सबसे पहले लैंग्वेज की बात करते हैं तो ये लैटिन वर्ड से लिया गया है। किस वर्ड से लिया गया है? तो लैटिन वर्ड से लिया गया है और दो वर्डों से मिलकर बना है। पहला एनिमल्स, और एनिमल हस्बेंड्री का नोट्स बनाना है आपको, एनिमल्स प्लस हस्बेंड्री। हम आपको चेकेंगे भी, अब कैसे चेकेंगे तो आपको हम बताएंगे कि ग्रुप में भेजना है। ठीक है, ये वैसा नहीं होगा कि फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस दे रही है तो कुछ भी बता दिए और छोड़ दिए। ये जिस तरह पेड क्लासेस कराई जाती है उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उससे भी ज़्यादा फोर्सेस के साथ, उससे भी ज़्यादा एनर्जी के साथ, उससे भी ज़्यादा कंटेंट के साथ आपको कराया जा रहा है। देखो, ये लैटिन वर्ड से लिया गया है, एनिमल्स और हस्बेंड्री से मिलकर बना हुआ है। हस्बेंड्री जो शब्द है वो हस्बैंड से लिया गया है। अब हस्बैंड का मतलब होता है जो हंसते हुए भी बजता रहे और हंसते रहे, उसे हम हस्बेंड्री कहते हैं। यानी कि ऐसे कह सकते हैं कि एनिमल्स का मतलब क्या होता है, लाइव स्टॉक। एनिमल्स को हिंदी में क्या कहते हैं, पशु। एनिमल हस्बेंड्री को कहते हैं पशुपालन, लैटिन को हम लैटिन ही कहते हैं, और हस्बेंड्री को हम कहते हैं, हस्बेंड्री का जो मतलब होता है वो होता है हु वन टेक केयर। अब देखो क्या कहना चाह रहा है एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल्स का मतलब क्या होता है, लाइव स्टॉक। एक मिनट, एनिमल्स का मतलब क्या होता है, लाइव स्टॉक। और हस्बेंड्री किस शब्द से लिया गया, हस्बेंड्री का मतलब होता है हु वन टेक केयर। अब जो लाइव स्टॉक है इसका मतलब क्या होता है, ऑल डोमेस्टिक एनिमल्स। ऑल डोमेस्टिक एनिमल्स। ऑल डोमेस्टिक एनिमल्स का मतलब क्या है, जितने भी डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं, उसका अध्ययन करना क्या कहलाता है, लाइव स्टॉक कहलाता है। और इस लाइव स्टॉक के बारे में पढ़ना एनिमल हस्बेंड्री कहलाता है। अब देखो, कुछ ऐसे एनिमल्स भी होते हैं जिसको हम डोमेस्टिकेट नहीं करते हैं, सिर्फ उसको एस्थेटिक्स के लिए पालते हैं, यानी कि शोभा के लिए पालते हैं कि हमें देखने में अच्छा लगे। जैसे आप जू घर जाते हैं, चिड़ियाघर जाते होंगे तो वहाँ पे देखते होंगे बहुत सारे एनिमल्स, बहुत सारे बर्ड वगैरह हैं। उसको हम डोमेस्टिकेट नहीं कर रहे हैं, उसको हम प्रोडक्शन के लिए नहीं पाल रहे हैं, उसको सिर्फ हम एस्थेटिक्स के लिए पाल रहे हैं कि यहाँ से
हमें चीज़ें अच्छा लगे और लोग देखें और उससे इनकम बढ़े और इनकम हमारा कहाँ मतलब कंट्रीब्यूट हो, जीडीपी में कंट्रीब्यूट हो। तो हम यहाँ पे एनिमल हस्बेंड्री में डोमेस्टिक एनिमल्स पढ़ते हैं। अब डोमेस्टिक एनिमल्स में क्या क्या आता है भाई, उसको देखते हैं। डोमेस्टिक एनिमल्स की अगर हम बात करते हैं तो डोमेस्टिक एनिमल्स में आता है हमारा सबसे पहले कैटल्स। कैटल्स को मतलब होता है बुफेलो और काऊ का कम्बिनेशन, दोनों को बोलते हैं कैटल्स, लेकिन बाद में इसको अलग कर दिया गया, अब कैटल्स को काऊ ही बोलते हैं। उसके बाद बुफेलो, उसके बाद गोट, फिर सीप, फिर उसके बाद पोल्ट्री, उसके बाद कैमल, ऊँट। ये सारी चीज़ें डोमेस्टिक एनिमल्स है और डोमेस्टिक एनिमल्स में हम इसका प्रोडक्शन के लिए हम स्टडी करते हैं, ठीक है। अब हस्बेंड्री का मतलब होता है, हस्बैंड से लिया गया, इसका मतलब होता है हु वन टेक केयर, जो टेक केयर करता है। हस्बैंड का क्या काम होता है, अपने वाइफ को टेक केयर करना, यानी कि देख रेख करना। तो उसी तरह से जब हस्बैंड का काम होता है अपने वाइफ को देखना और देख रेख करना, सही से रखना, सारी चीज़ें प्रॉपर उसको टाइम टू टाइम दिलाना, तो उसे हम कहते हैं हस्बैंड, ठीक है। और हस्बैंड से लिया गया हस्बेंड्री। तो जो एनिमल्स को देख रेख करेगा, जो फार्मर्स एनिमल्स को सारा देख रेख करेगा, उसे हम क्या कहेंगे, एनिमल्स हस्बेंड्री, ठीक है। अब आपसे पूछा जाए कि डिफिनेशन बताओ कि एनिमल हस्बेंड्री का डिफिनेशन क्या हो सकता है, तो आप ऐसा लिख सकते हो कि जो एनिमल हस्बेंड्री है, एनिमल हस्बेंड्री इज द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर in which study about मैनेजमेंट ऑफ एनिमल्स। अब मैनेजमेंट ऑफ एनिमल्स में अलग अलग चीज़ें हो जाएगी, उसको भी समझते हैं। मैनेजमेंट पहले इसको देख लेते, परिभाषा क्लियर कर लेते हैं। इट इज़ द ऐसा लिख सकते हैं कि एनिमल हस्बेंड्री इज़ द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर इन विच स्टडी अबाउट द एनिमल मैनेजमेंट फॉर हायर प्रोडक्शन। यानी कि एनिमल हस्बेंड्री एग्रीकल्चर का वो शाखा है जिसमें हम एनिमल्स के मैनेजमेंट, प्रबंधन के बारे में पढ़ते हैं। किसके लिए, तो हायर प्रोडक्शन के लिए। अब मैनेजमेंट में किसका मैनेजमेंट करेंगे उसको देखते हैं। मैनेजमेंट की अगर हम बात आता है तो हम मैनेज में क्या क्या करते हैं, जितने भी चीज़ें मैनेज किया जाता है वो सबसे पहले हाउस बनाते हैं एनिमल्स के लिए। उसके बाद हाउस जब बन गया, घर बन गया, तो उसको खाने के लिए देते हैं, राशन मैनेजमेंट। जब खाना तैयार है, खाना देने के लिए अगर बात करें, उसके बाद हम बात करते हैं ब्रीडिंग। जब एनिमल्स एडल्ट हो जाता है उसके लिए ब्रीडिंग की जरूरी पड़ता है, तो ब्रीडिंग मैनेजमेंट, उसको कैसे ब्रीडिंग करवाना है, किस टाइम पे ब्रीडिंग करवाना है, ब्रीडिंग के दौरान किन किन बातों का ध्यान रखना है। उसके साथ अगर हम बात करें तो डिजीज मैनेजमेंट, क्या मैनेजमेंट, डिजीज मैनेजमेंट यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैनेजमेंट करते हैं और एक ही उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है, तो पर्पस क्या है हमारा, प्रोडक्शन ज़्यादा लेना है, ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रोडक्शन क्या कर पाए, रेज कर पाए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हम ले पाए, उसे हम एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं, ठीक है। एनिमल हस्बेंड्री का ये मतलब होता है। अब यहाँ पे एनिमल हस्बेंड्री का इम्पोर्टेंस आ जाता है, क्या आ जाता है कि एनिमल हस्बेंड्री का क्या इम्पोर्टेंस है। तो अगर हम बात करते हैं एनिमल हस्बेंड्री का इम्पोर्टेंस का, तो सबसे पहले हमारा जो इम्पोर्टेंस है वो है प्रोडक्शन या प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्शन लिख सकते हैं। अब प्रोडक्शन अलग अलग रूप में आ सकता है इम्पोर्टेंस में। पहला हमारा रहा प्रोडक्शन अलग अलग रूप में आ सकता है। एनिमल से हम मिल्क प्रोडक्ट कर सकते हैं, प्रोडक्शन ले सकते हैं, मीट प्रोडक्शन ले सकते हैं, मांस ले सकते हैं, लेदर जो हम चमड़ा कहते हैं वो ले सकते हैं, उसके साथ साथ ऊल ले सकते हैं, ऊल मतलब ऊन जिसे कहते हैं, ऊल भी ले सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो एक अंडा भी प्रोडक्शन हम ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम प्रोडक्शन ले सकते हैं, किससे, तो एनिमल से लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आया कि प्रोडक्शन सबसे पहला इंपॉर्टेंट हमारा फैक्टर है। हमको एनिमल्स पालने का क्या महत्व है, क्यों हम पाल रहे हैं एनिमल्स, तो ये प्रोडक्शन देती है। और ये प्रोडक्शन जब देती है तो इससे क्या होता है, हमारा जीडीपी में कंट्रीब्यूशन होता है। तो अब जीडीपी के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। देखो, जैसे कि आपको पता है कि हमारा देश है इंडिया, और इंडिया में जो भी पैसे आते हैं बाहर से आए हो या फिर इंडिया से आए हो, उसे हम क्या कहते हैं, जीडीपी कहते हैं। जीडीपी का मतलब होता है टोटल मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि टोटल सकल घरेलू उत्पाद, कुल सकल घरेलू उत्पाद। तो हर सेक्टर से हमारा जीडीपी जाता है, किसके लिए, मतलब हर एक सेक्टर से पैसा जाता है जीडीपी में, पता चलता है कि किस सेक्टर ने कितना कंट्रीब्यूशन किया है,
ठीक है। जैसे आप इसे एग्जांपल से समझो, मान लो कि एक क्लास में 10 स्टूडेंट है और हमें कितने 10 स्टूडेंट है और हमें 100 रुपीज़ की ज़रूरत है। तो हम ऐसा करेंगे कि क्या करेंगे, चंदा कर लेंगे। चंदा मतलब कि एक एक आदमी से ले लेंगे 10-10 रुपया। तो 10-10 रुपया करने के बाद हमारा कितना हो जाएगा, 100। तो हम ऐसा कह सकेंगे कि हमारे पास टोटल कितना पैसा है, तो 100। और एक एक पर्टिकुलर पर्सन से अलग अलग पैसा आया है। तो इसी तरह एग्रीकल्चर में हर एक सेक्टर से अलग अलग पैसा आता है, ठीक है। तो उसकी अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो हमने बताया कि जीडीपी क्या होता है, जितने भी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है उससे जो इनकम आता है उसे जीडीपी में काउंट किया जाता है, ठीक है। अब एग्रीकल्चर से सबसे पहले ये बात हो जाता है कि पहला लिखे कंट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स इन टोटल जीडीपी। पहला अगर हम बात करें कंट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स इन टोटल जीडीपी। अब देखो जितने भी जीडीपी है पूरे सेक्टर का, उसमें से एनिमल्स का कंट्रीब्यूशन कितना है, यानी कि एनिमल्स से कितना हमारा इनकम जा रहा है, किस में, तो जीडीपी में जा रहा है। अब देखो एग्रीकल्चर होल सब्जेक्ट हो गया, एग्रीकल्चर में एनिमल हस्बेंड्री आ रहा है। तो एग्रीकल्चर से हमारा अगर हम बात करें, एनिमल्स की बात करते हैं, तो एनिमल से जाता है 30%। पूरे एग्रीकल्चर का एनिमल हस्बेंड्री से 30% जाता है। डैट मीन्स कि ऐसा समझो कि मान लो कि हमको 100 रुपीज़ सरकार को एग्रीकल्चर सेक्टर से देना है। किस सेक्टर से देना है, एग्रीकल्चर सेक्टर से। उसमें से एनिमल्स वाले सेक्टर कितना दे रहा है, तो 30% दे रहा है। यानी कि 100 रुपया में से 30 रुपया एनिमल्स वाले दे रहे हैं। बाकी का जो रिमेनिंग पार्ट है 70 रुपया, ये हमारा कहाँ से हो रहा है, तो क्रॉप प्रोडक्शन से हो रहा है। उसके साथ साथ हम नए नए टेक्नोलॉजी का यूज़ करके जो फार्मिंग कर रहे हैं उससे हो रहा है। तो एग्रीकल्चर में 100% गया, तो उसमें से 100 में से 30% यानी कि 100 रुपये का 30% एग्रीकल्चर से गया। लेकिन ऐसा माना जाता है कि एग्रीकल्चर अभी कितना जीडीपी कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो 18.5 यानी कि 18.5%। अभी इस 18 पॉइंट का अगर 100% में देखें तो इसमें से 30% जो, यानी कि 18% का आप ऐसा कह सकते हैं 30% किस में जाता है, तो एनिमल्स से जाता है, ठीक है। पूरे एनिमल्स का, चाहे वो डोमेस्टिक हो चाहे नॉन डोमेस्टिक हो। अब उसमें आ जाता है कि भाई डोमेस्टिक एनिमल से कितना जाता है, यानी कि पूछ लिया जाए कि लाइव स्टॉक से कितना जाता है। तो लाइव स्टॉक की अगर हम बात करें कि लाइव स्टॉक से हमारा कितना जाता है वहाँ पे, तो ऐसा लिख सकते हैं कि लाइव स्टॉक, पशुधन जिसे हम कहते हैं। अब लाइव स्टॉक में हमने सारी चीज़ बता दी कि कौन कौन से एनिमल्स आएगा। अब लाइव स्टॉक सेक्टर वो तो एनिमल हस्बेंड्री से था, सारे एनिमल्स से ज़्यादा था। जो स्टैटिक्स के लिए पाल रहे हैं, जो डोमेस्टिकेट के लिए पाल रहे हैं उससे भी, जो स्टैटिक से पाल रहे हैं उससे भी। तो एनिमल्स लाइव सेक्टर से अगर हम बात करते हैं जीडीपी में, तो ये कितना करता है, 5.7%। अब देखो यहाँ कन्फ्यूज हो जाएगा, कन्फ्यूज होने वाला चीज़ें हैं और आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, क्योंकि आपको हम ट्रिक से समझा देते हैं। पहले चीज़ मान लो कि ये जीडीपी है टोटल, इसमें से 100 रुपया का किसने दिया, एग्रीकल्चर ने दिया। एग्रीकल्चर का ब्रांच होता है, बहुत सारे ब्रांच होता है, ठीक है, मानते हैं। एग्रीकल्चर ने 100 रुपया दिया जीडीपी को। एग्रीकल्चर एक अपना सेक्टर है, उन्होंने सरकार को बताया कि भाई हमारे सेक्टर से 100 रुपया आया है, आप रख लो। अब इसमें से पूछा गया कि भाई एनिमल्स में से बताओ कि 100 रुपया एग्रीकल्चर में आया तो किस पोर्शन से कितना आया, किस भाग से कितना आया। ऐसा मान लो कि क्लास नंबर अगर 2 से 100 रुपया आता है, तो अब बताओ क्लास नंबर 2 में जितने स्टूडेंट है पर स्टूडेंट कितने रुपया दिया। तो उसी तरह से है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सिर्फ एनिमल हस्बेंड्री से, पूरे एनिमल हस्बेंड्री से जिसमें लाइव स्टॉक भी आ जाएगा, तो आप कहोगे 30%। 30 रुपया सिर्फ एनिमल हस्बेंड्री से लिया गया। फिर उसमें पूछ दिया जाएगा कि आप बताओ कि लाइव स्टॉक फार्मिंग से कितना लिया गया है, लाइव स्टॉक एनिमल से कितना लिया गया है, जो डोमेस्टिक एनिमल्स है। तो उसमें आप क्या कहोगे, 5.7%। समझ में आया, 5.7% सिर्फ लाइव स्टॉक से लिया गया जो डोमेस्टिक एनिमल है। जो नॉन डोमेस्टिक एनिमल है उससे 30%, और पूरे एग्रीकल्चर में 100% सेक्टर में अगर दिया जाता है तो। लेकिन एक्चुअल डाटा क्या है, एग्रीकल्चर में दिया जाता है 18.5%, 18.5%, और उसके बाद उसी का 18.5% का 30% लाइव स्टॉक से वाले एनिमल हस्बेंड्री से दिया जाता है, और एनिमल हस्बेंड्री 18% 5 पॉइंट का, उस 30% का 5.7 जो है वो लाइव स्टॉक से दिया जाता है। तो ये क्लियर हुआ इंपॉर्टेंस में हमने क्या क्या देखा। पहला तो प्रोडक्शन, दूसरा कंट्रीब्यूशन इन एनिमल्स इन टोटल जीडीपी में एनिमल्स का क्या कंट्रीब्यूशन है। उसके साथ साथ हमने देखा कि लाइव स्टॉक सेक्टर से कितना जा रहा है। अब देखते हैं कि इंडिया डिपेंड अपॉन लाइव स्टॉक फॉर देयर लाइवहुड। अब देखो ये क्या कह रहा है कि लाइव स्टॉक, यानी कि इंडिया लाइव स्टॉक पे कितने डिपेंड है, मतलब कितने लोग लाइव स्टॉक पे डिपेंड हो रहे हैं।
तो अगर हम बात करें लाइव स्टॉक पे डिपेंडेंसी की कि कितने लोग डिपेंड रह रहे हैं लाइव स्टॉक पे, यानी कि एनिमल्स को पालने में कितने लोग डिपेंड हैं, कितने लोग ये काम कर रहे हैं कि एनिमल्स को पाल रहे हैं, उसी से अपना जीवन यापन कर रहे हैं, तो 20 मिलियन 20.6 मिलियन जो पॉपुलेशन है वो किस पे डिपेंड है, वो किस पे डिपेंड है, तो लाइव स्टॉक पे डिपेंड है। ठीक है, ये चीज़ें समझ में आ रही है आप सबको। 20 मिलियन से लेकर 20 मिलियन कह सकते हैं लाइव स्टॉक पे डिपेंड है। अब आपसे पूछा जाए कि एनिमल्स जनरेट कितना कर रहा है, क्या जनरेट कर रहा है, एम्प्लॉयमेंट, टोटल एम्प्लॉयमेंट का एम्प्लॉयमेंट जनरेट अब पूछ दिया जाए कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट कितना कर रहा है, तो आप क्या बताओगे, 9%। ठीक है, तो हमने इम्पोर्टेंट में क्या क्या देखा, पहला तो प्रोडक्शन का अलग अलग रूप हो सकता है, मिल्क, लेदर, ऊन, एग, ये सारी चीज़ें प्रोडक्शन हो सकता है। उसके बाद हमने देखा कि यहाँ पे एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन कितना है, तो 18.5%। उस 18.5% का 30% एनिमल्स के साथ जाता है और उस 30% का 5.7% लाइव स्टॉक सेक्टर से आता है। फिर हमने देखा कि कितने लोग डिपेंड हैं किस पे, तो एनिमल्स के लाइवहुड के लिए, यानी कि अपन जीवन यापन करने के लिए, तो वहाँ पे हमने देखा 20.6 मिलियन लोग पॉपुलेशन डिपेंड है। ठीक है, उसके साथ अगला हमने बात किया कि लाइव स्टॉक सेक्टर कितना जनरेट करता है, तो 9%। और देखो जितने भी डाटा बताया जा रहा है उसको नोट करना है। मानते हैं कि ये फ़ोन से है तो थोड़ा सा आपको लिखा हुआ क्लियरली दिखाई ना देता हो, लेकिन जो हम बोल रहे हैं वो तो क्लियर बोल रहे हैं, सारी चीज़ें समझ आ रहा है, तो यहाँ पे इसको नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, नोट डाउन इसलिए कि आज आपको याद होगा, मैं मानता हूँ, लेकिन कुछ दिन बाद वो आप भूल जाएंगे, इसलिए नोट डाउन करेंगे तो आप इन फ्यूचर किसी भी समय एग्ज़ाम के समय जब रिवाइज करने बैठेंगे तो कॉपी को सिर्फ पलटते चले जाएंगे, तो आपको देखते हुए याद होते चला जाएगा। इम्पोर्टेंस के बाद रहा कि प्रोडक्ट क्या क्या मिलता है। प्रोडक्ट में जैसे हमने आपको बताया कि प्रोडक्ट क्या मिलता है, तो मिल्क, दूसरा हमने बताया आपको लेदर, तीसरा हमने आपको बताया मिल्क, लेदर, ऊल, उसके बाद हमने बताया एग प्रोडक्शन, उसके बाद लेदर, ये सारी चीज़ें बात हो गई है। उसके साथ साथ मीट जो इम्पोर्टेंट है, मीट प्रोडक्शन, ये सारी प्रोडक्शन क्या है, हमको एनिमल से होता है, इसलिए हम एनिमल्स को रेयर करते हैं। और ये प्रोडक्शन क्या करता है, हमारा एनिमल हस्बेंड्री से जो भी जीडीपी जाता है उसमें क्या करता है, योगदान देने का काम करता है। ये हो गया। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि बाई प्रोडक्ट ऑफ मिल्क। बाई प्रोडक्ट ऑफ मिल्क का मतलब ये है कि मिल्क से हम क्या क्या बना सकते हैं। जैसे आपको पता है कि प्रोडक्शन में हमने सबसे पहले देखा कि मिल्क प्रोडक्शन करते हैं। अब मिल्क को हम कुछ वैल्यू एडिशन करके उसके उत्पादकता को बढ़ाकर उसको हम क्या कर सकते हैं, इनकम बढ़ा सकते हैं। जैसे आप रो मिल्क जाएंगे बेचने तो 60 रुपये मिलेगा, लेकिन वहीं आप दही बेचने जाते हैं तो महंगा मिलेगा, वहीं आप कर्ड बेचते हैं तो महंगा मिलेगा, वहीं जब आप खोआ बेचते हैं तो महंगा मिलता है, छेना बेचते हैं तो महंगा मिलता है। क्यों महंगा मिल रहा है, क्योंकि आपने उसमें कुछ वैल्यू एडिशन कर दिया, कुछ चेंजेस कर दिया। तो बाई प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, बाई प्रोडक्शन मतलब जो प्रोडक्ट हमने लिया है उसका बाई प्रोडक्ट क्या क्या बन सकता है मिल्क से। तो सबसे पहले लिखना है मिल्क। अब इस मिल्क से देखो हम क्या क्या प्रोडक्ट बना रहे हैं, बनाएं। चलो, इस मिल्क से अगर आप फैट रिमूव कर देते हैं, क्या रिमूव कर देते हैं, वासा रिमूव कर देते हैं, तो इससे बनता है क्रीम। अगर आप उससे फैट को रिमूव कर दिया तो रिमूव करने के बाद जो बनता है वो क्रीम। क्रीम को जब आप सप्लाई करेंगे तो मिल्क से कई गुना ज़्यादा महंगा देखने को मिलेगा। फिर इसी मिल्क को आपने बॉयल किया, गर्म किया, गर्म करने के बाद इसमें स्टार्टर डाल दिया। स्टार्टर जैसे कि बिहार में जोरन बोलते हैं, अलग अलग जगह पे अलग अलग भाषा से इसे उच्चारित किया जाता है। तो जोरन अगर आपने यहाँ पे डाल दिया तो ये बन जाता है कर्ड, कर्ड जिसे हम क्या कहते हैं, दही। तो दही का फॉर्मेशन हो जाता है। फिर अगर हम बात करें इसी मिल्क से, फिर अगला स्लाइड देख लेते हैं। इसी मिल्क से अगर हम बात करें क्या बना सकते हैं, तो मिल्क, अगर इस मिल्क में हम एसिड को डालते हैं, बॉयल करके एसिड डालते हैं तो उससे बनता है छेना। क्या बनता है, छेना। ठीक है, अब इस छेने से वाटर को रिमूव कर देते हैं। अब जब वाटर रिमूव करते हैं तो इससे बनता है पनीर। अब देखो मिल्क को हमने बॉयल किया, यहाँ पे गर्म किया, गर्म करने के बाद एसिड डाल दिया, एसिड डालने के बाद वो छेना बन गया, छेना में से वाटर को हमने रिमूव किया, वाटर रिमूव करने के बाद वो क्या बन गया, पनीर बन गया। ठीक है, पता चल रहा है कि किस तरह से कि क्या क्या चीज़ें बन रही है। फिर आगे अगर हम बात करें कि इस मिल्क से और क्या क्या बना सकते हैं, तो मिल्क का बाई प्रोडक्ट जो अगला देखें, वो इस मिल्क में अगर आप वाटर को हाइड्रेट कर देते हैं, हाइड्रेट करते हैं तो आप बना लेते हो खोआ। क्या बनाते हो, खोआ, या उसको हम मोआ भी बोलते हैं।
ठीक है, अलग अलग जगह पे अलग अलग भाषा बोला जाता है। तो ये बाई प्रोडक्ट जब बना तो खोआ और मुआ एज कंपेयर टू मिल्क जो रेट होगा उससे काफ़ी दुगुना होगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, वैल्यू एडिशन बढ़ाने से क्या होगा, हमारे पास इनकम बढ़ेगा, और इनकम बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है जीडीपी में कंट्रीब्यूशन भी ज़्यादा बढ़ेगा। अब जीडीपी में कंट्रीब्यूशन ज़्यादा बढ़ेगा तो सरकार को ये चीज़ें पता होगा कि एग्रीकल्चर सेक्टर से भी हमारे पास पैसे आते हैं, तो उस पर ध्यान देना ज़्यादा संभवतः करेंगे, और ध्यान दे भी रहे हैं सरकार। ठीक है, तो मिल्क का ये बाई प्रोडक्ट रहा। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इतना ही देखेंगे कि क्या क्या रहा, चूँकि आगे का भी शेड्यूल रहता है, आगे भी क्लासेस वगैरह रहती है। तो आज हम आपको बता दिए कि एनिमल हस्बेंड्री क्या होता है। एनिमल हस्बेंड्री में तो आज कम ही बताया, लेकिन सारी चीज़ें हमने एग्रीकल्चर से स्टार्ट किया कि एग्रीकल्चर क्या होता है। एग्रीकल्चर से हमने एनिमल हस्बेंड्री पे पहुंचा, फिर एनिमल हस्बेंड्री के इंपॉर्टेंस देखे, उसके कंट्रीब्यूशन देखे, उसका बाई प्रोडक्ट देखा और मिल्क का। ठीक है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो भी थी, क्लासेस जो भी थी, कैसा लगेगा, कैसा है, कैसा पैटर्न है, क्या चेंजेस करना चाहिए, क्या इंप्रूवमेंट करना चाहिए, और किस सुटेबल से आपको अच्छा लगेगा, वो सारी चीज़ें आप कमेंट में ज़रूर बताना। और ये मेरा फर्स्ट थ्योरी लेक्चर है। थ्योरी लेक्चर तो ऐसे मैंने लिया है, लेकिन किसी सब्जेक्ट को कंटिन्यू करना ये मेरा फर्स्ट है। फर्स्ट बार हमने स्टार्ट किया है यूट्यूब पे, तो आपका प्यार बना रहेगा, आपका सपोर्ट बना रहेगा, तो इसे हम पूरे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, और जैसा कि हमने वादा किया है कि आपको जीविका में एक भी जो क्वेश्चन है इसके अलावा नहीं जाएगा। अगर आप क्लास ध्यान से देखते हो, ध्यान से सुनते हो, नोट्स बनाते हो, उसके साथ साथ सेशन लगाते हो, तो ऐसा नहीं है क्लास मत लगाना और जब क्वेश्चन जब वहाँ ना बना के आना तो यहाँ बोलना कि सर आपकी क्लासेस तो हमने देखा नहीं और फिर भी क्वेश्चन नहीं आया। तो क्लास देखोगे तभी जाके क्वेश्चन टकराएगा और चीज़ें समझ में आएगा। एनिमल हस्बेंड्री आपको A to Z कवर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट समय पे। जब तक के लिए अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और बताइएगा ज़रूर, चूँकि आपका फीडबैक हमारा क्या हो जाएगा, मोटिवेशन के रूप में होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।